हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ी, उसके फॉर्मूले हमने सीखे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने बनानी सीखी। और अब इस ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसकी हम एप्लीकेशन सीखेंगे कि रियल लाइफ के अंदर इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। मैं सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पहले आपको लिखवा देता हूँ एक साथ, जो पूरे चैप्टर में आपके काम आने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको मैंने चैप्टर 8 में बनानी सिखाई है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। इसमें जो यूज होगी सबसे ज़्यादा वैल्यू वो होगी आपकी टेन थीटा की। टेन थीटा के अंदर भी सिर्फ तीन वैल्यू आप अच्छे से याद रख लो, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री और टेन 60 डिग्री। ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है, हर क्वेश्चन के अंदर आपके ये वैल्यू काम आने वाली है। टेन 30 आपका कितना होता था, 1/√3। टेन 45 कितना होता था, 1। और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3। ठीक है, ये हमने सीखी है चैप्टर 8 में। फिर उसके बाद आपको साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू अगर आप दो वैल्यू याद रख लोगे सिर्फ, साइन 30 ये कितना होता है आपका 1/2, और साइन 60 कितना होता है आपका √3/2, तब भी आपका इस चैप्टर में काम चल जाएगा। ठीक है, और अगर कोस की वैल्यू आपको देखनी है, कोस थीटा, तो कोस 30 याद रख लो, कोस 60 याद रख लो। कोस 30 क्या होता है आपका √3/2 होता है, और कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है। तो ये आपको क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद रखनी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसमें हम साइन थीटा का क्या फॉर्मूला यूज करते हैं मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा का हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा का हम फॉर्मूला यूज करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होगा वो क्या होगा आपका, टेन थीटा यूज होगा। ठीक है, तो इसको तो आप जो है ना रट लो, ये सारी चीजें तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके काम आएगी। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद मैं आपको एक बताया था, मैंने आपको जो एमसीक्यूज मैंने आपको लेक्चर कराया है एमसीक्यूज का, उसमें मैंने आपको बताया कि 30 60 90 रूल क्या होता है। मैं फिर आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि इस रूल को सीखने के बाद आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो पहले पता हो जाएंगे। और आंसर अगर आपको पहले पता है किसी क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, 30 60 90 रूल क्या कहता है, जैसे एक ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है ये पूरा का पूरा चैप्टर। इसमें ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ये तो फिक्स है। तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। उसमें से 90 ये हो गया, तो बाकी दो एंगल बच गए ये वाले। अब इन दोनों का सम कितना है, 90 बच गया, क्योंकि 180 में से ये 90 माइनस करोगे तो बाकी बच गए 90। 90 सम इन दोनों एंगल का है, इसका और इसका। ठीक है, इसमें से अगर मान लो एक 30 डिग्री का है और एक कितना है 60 डिग्री का, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, एक एंगल कितना है 30 का और एक कितना है 60 का। अब अगर 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, 30 डिग्री के ओपोजिट में कौन सी साइड है बताओ, ये वाली साइड है। 30 के ओपोजिट में ये साइड है। मैं मान लेता हूँ ये साइड कितनी है आपकी, 1 सेंटीमीटर है। मैंने एक बार के लिए मान लिया कि 30 के ओपोजिट में जो साइड है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो 90 के ओपोजिट में जो साइड होगी ना वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, यानी कि इसका डबल होगी। बस आपको ये बात याद रखनी है, 30 के सामने वाली साइड अगर 1 है तो 90 के सामने वाली साइड क्या होगी, इससे डबल यानी कि 2 होगी। अब बात रहती है किसकी, 60 की। 60 के सामने वाली साइड कितनी होगी मैं आपको बता देता हूँ। 60 के सामने यानी कि जो ये साइड होगी, जो 30 के सामने वाली साइड है ना 1, इसको √3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी क्या आ जाएगी, 60 के सामने वाली साइड। तो मैं आपको रिलेशन लिखवा देता हूँ एक बार फिर से। क्या रिलेशन है, मान लो 30 डिग्री के सामने जो साइड है, 30 डिग्री के सामने जो साइड है वो कितनी है, 1। तो 90 के सामने कितनी होगी, डबल होगी इसकी। 90 के सामने कितनी हो जाएगी, डबल यानी कि 2। और 60 के सामने कितनी होगी, 60 और 30 का आपस में रिलेशन होता है। 60 के सामने कितनी होगी आपकी, जितनी 30 के सामने है ना उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 इंटू √3, यानी कि कितनी होगी, √3। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझना आप कि ये फिक्स है कि 30 के सामने हमेशा 1 ही होगा। 1 का मतलब जैसे मान लो आपका डायग्राम ये आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मान लो एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा आपका, 30 होगा पक्का। ये कितना होगा आपका 30। आपको ये साइड दे दी कितनी, 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछिए कि ये साइड बताओ। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ सिर्फ कि देखो 30 डिग्री के सामने कितनी साइड है आप मेरे को बता दो। आप कहोगे जी 10 है। 30 डिग्री के सामने कितनी, 10। तो 60 डिग्री के सामने पता है कितनी होगी, ये होगी, जो ये 10 है ना इसको √3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि
10√3। 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी आपकी 10√3। अगर आपसे पूछ लिया जाता हाइपोटेन्यूज, ये 30 के सामने जितनी भी साइड होती है ना, ये उसका क्या होती है, डबल होती है 90 के सामने, यानी कि 10 × 2 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर पहले ही पता कर लेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो एक रूल तो आपका कौन सा है, 30 60 90, ये पॉइंट बना के आप लिख लो। अब एक रूल कौन सा है दूसरा, 45 45 रूल, या 90 45 और 45। देखो तीनों एंगल का सम कितना है आपका 180 डिग्री। तो अगर मान लो आपका पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये आ गया कि ये ट्रायंगल है ABC, इसमें ये एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, और ये दोनों एंगल कितने कितने के हैं, 45 45 के हैं। देखो आपने 9th क्लास में भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एक ट्रायंगल है, अगर इसमें ये दो एंगल इक्वल है, ये भी 45 और ये भी 45, तो इन दोनों एंगल के जो ओपोजिट में साइड होती है वो भी क्या होती है, इक्वल। यानी कि इस 45 के ओपोजिट में ये साइड और इस 45 के अपोजिट में ये साइड, ये दोनों भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। यानी कि अगर ये 1 है तो ये भी कितनी होगी, 1। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मान लो आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया कि ये एंगल आपका कितना है, 45 है, अगर ये 45 है तो कन्फर्म है ये भी कितना होगा, 45, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90। और आपको साइड कह दे कि ये 30 मीटर है, तो बताओ ये कितनी होगी। आप बिना देखे कह देना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये साइड और ये साइड तो इक्वल होती है, तो ये 30 है तो ये भी कितनी होगी, 30। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सभी क्वेश्चन का आंसर पहले ही पता कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए दो रूल, 30 60 90 के, और एक रूल 90 45 और 45 का। तीसरा पॉइंट आप इसमें नोट कर लो, आपको वैल्यू याद रखनी है एक √3 की और एक √2 की। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपकी ये वैल्यूज यूज होती है। ठीक है, वैसे तो एग्जामिनर पेपर में कहेगा कि इनकी वैल्यू पुट करनी है या फिर उतना ही आंसर छोड़ दो, लेकिन मान लो फिर भी आपको पेपर में ना गिवन हो और आप पुट करना चाहते हो तो कर सकते हो। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, कभी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। अगर और अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो इसकी 1.73 लिख देना आप एग्जाम में, और इसकी 1.41 लिख देना। ठीक है, और अप्रोक्सीमेट अगर आपको करना है इसको, तो इसको ये पॉइंट के बाद 3 भी हटा दो, तो सिर्फ 1.7 लिख दो, इसको 1.4 लिख दो। ठीक है, लेकिन जितनी बड़ी वैल्यू आप लिखोगे उतना ही आंसर एग्जैक्ट आता है। ठीक है, तो आपको अगर अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना हो 1.7 लिख देना इसको √3 को, और √2 को क्या लिख देना 1.4। आपका आंसर जो है वो सही माना जाएगा, एग्जामिनर बोर्ड में गलत नहीं करता। ठीक है, इतना वो भी समझता है कि 1.7 और 1.73 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आपको पेपर में दे दे कि √3 की वैल्यू ये यूज करो या फिर ये यूज करो, फिर आपको 1.7 यूज नहीं करनी, क्योंकि जब उसने बोल ही दिया आपको कि √3 जहाँ पे भी आएगा आपके क्वेश्चन में उसको 1.732 ही लिखना है, फिर हमारे को वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये दो वैल्यू आप याद रख लो। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर क्या यूज होता है आपका, एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आपका होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब ये दोनों क्या होते हैं, ये मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर इनका यूज होने वाला है। और एंगल ऑफ एलिवेशन का ज्यादा यूज होगा मैक्सिमम क्वेश्चन में, यानी कि मान लो आपकी एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग 14 क्वेश्चंस के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज होता है। जैसे मान लो ये एक टावर है, ये क्या है, एक टावर है, आप यहाँ पे खड़े हो इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से आपने देखा कहाँ पे, टावर के टॉप पे। टावर के टॉप पे देखा आपने, यहाँ पे ये टावर का टॉप है। ठीक है, टॉप का मतलब सबसे ऊंचे वाला बिंदु ये, और आपका ये जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। आपने इस पॉइंट P से, यहाँ खड़े हो आप, इस पॉइंट P से टावर के टॉप पे देखा, तो ये एंगल कितना बना आपका 60 डिग्री। किसके साथ 60 डिग्री, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री क्या कहलाता है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। एलिवेशन कब बनता है, जब आप नीचे से ऊपर देखते हो। आपने क्या देखा, नीचे से ऊपर देखा, नीचे से ऊपर देखना है, तब क्या बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब आप ऊपर से नीचे देखते हो। मान लो ये टावर है, ये टावर है, आप टावर के ऊपर बैठे हो, यहाँ पे कौन बैठा है, आप बैठे हो, और यहाँ पे एक गाड़ी आ रही है, यहाँ पे एक गाड़ी है, और आपने इस गाड़ी को देखा ऊपर से नीचे, कितने डिग्री के एंगल पे देखा, मान लो आपने 30 डिग्री के एंगल पे देखा, कितना भी हो सकता है, मान लो आपने 30 डिग्री के एंगल पे देखा,
ऊपर से नीचे अगर आप देखोगे तो लाइन, ये इसको बोलते हैं, जो ये मैंने टिक की थी ना लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये साइट का मतलब नजर, ये आपकी आंख है, तो आंख धरती से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जाएगी ऐसे, और ये लाइन यहाँ जाएगी 60 डिग्री के एंगल पे। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप यहाँ पे हो तो ये होगी आपकी क्या, लाइन ऑफ साइट। अब की बार ऊपर बनेगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप क्या बैठे हो, ऊपर बैठे हो, ये बनेगी आपकी लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट ये बनेगी, तो मेरे को बता दो एंगल कौन सा होगा, मान लो 30 डिग्री है ये। लेकिन एक छोटी क्लास में, 9th क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये दो लाइन पैरेलल होती है, कौन कौन सी, ये और ये वाली लाइन अगर दो पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। इनको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो देखो ये एंगल इस लाइन के अलोंग जाओ, इस लाइन के अलोंग जाओ, और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, 30 डिग्री। यानी कि आपको डायग्राम यही यूज करना है, ट्रायंगल यही यूज करनी है, लेकिन डायग्राम बस बना के आपको एग्जामिनर को दिखाना है ये पूरा, ताकि वो आपके नंबर ना काट सके, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में, और एक ही एक्सरसाइज है, इसमें 16 क्वेश्चन है। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। पहले हम करते हैं एग्जाम्पल। देखो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, मैं हर एग्जाम्पल को आपको ये बताऊंगा कि अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो फटाफट आपको कैसे सोल्व करना है, और सब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे सोल्व करना है, दोनों चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। इसमें कहता है ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली, वर्टिकली क्या होता है, बिल्कुल सीधा। एक टावर बिल्कुल सीधा खड़ा है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो बना दो आप डायग्राम, सबसे जरूरी है इस पूरे चैप्टर में क्या, डायग्राम। एक टावर बना दो, जब भी टावर आए, बिल्डिंग आए, पोल आए, यानी कि खंबा, आपको ऐसी फिगर बनानी है, ठीक है। ये क्या है, टावर है, ये बिल्कुल सीधा खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, ये क्या कहलाता है, टावर का फुट, यानी कि इसका क्या, फुट कहलाता है इसका, और ये क्या कहलाता है, इसका टॉप कहलाता है। ये है फुट। ये सारे पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टावर का फुट है, ये टावर का टॉप है। एक पॉइंट है जो फुट से 15 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो मतलब इस फुट से 15 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, मान लो कौन सा है वो, P है। आपने यहां से देखा कहां पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। आपने इस पॉइंट से टावर के टॉप पे देखा, और टॉप पे जैसे ही देखा तो ये एंगल बना कितना, 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या निकालनी है, टावर की हाइट। हाइट को आप क्या मान लो, h मान लो, और डायग्राम आपने जो बनाया ये P मान लो है। ABC, PQR आप कुछ भी नाम दे दो, एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। ये P है, इसको Q नाम दे दो, इसको R नाम दे दो। नाम आप अपनी मर्जी से कोई भी कैपिटल लेटर दे सकते हो, अल्फाबेट ABC, PQR, XYZ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, ना आंसर पे कोई फर्क पड़ना कि आपने नाम क्या दिया है। अब आप मेरे को बताओ, राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, एग्जाम में बस आपको इतना लिखना है, इन राइट ट्रायंगल PQR, PQR में देखो फॉर्मूला हमेशा किसका लगाओ, टेंजेंट थीटा का। जहां दूसरे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। टेन थीटा क्या होता है आप मेरे को बता दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बताओ, h। बेस कितना है आपका 15, ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h कितना आ गया आपका 15√3 मीटर। सो लास्ट में आप क्या लिखोगे बताओ, हाइट ऑफ टावर। आपसे हाइट ऑफ टावर पूछी गई है, तो हाइट ऑफ टावर कितनी है आपकी 15√3 मीटर। लगाना मत भूलना, मीटर है या सेंटीमीटर है जो भी, अदरवाइज आपका नंबर पेपर में काट लिया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे ही होते हैं, नंबर जरूर काटेंगे। आप लिखो, अगर और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आप क्या लिख देना, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को आप क्या मान लेना, h मीटर मान लेना, ठीक है। फिर लिखो आप नाउ इन ट्रायंगल PQR, बस उसके आगे फिर ये आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर सब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया तो मैं कहता हूँ आपको डायग्राम बनाओ, बस आप सीधा डायग्राम आपको पता लगी गया कैसे बनाना है। ये एंगल कितना 60, ये मान लो आपको PQR एक क्या है, ट्रायंगल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आंसर आप कैसे निकाल सकते हो। देखो ये कितनी थी 15, ये 60 है, तो ये कितना बच गया आप मेरे को बता दो 30। मैंने आपको क्या बताया था, 30 डिग्री के सामने कितनी साइड है बता दो आप मेरे को 15। तो 60 डिग्री के सामने जो साइड होगी ये वाली, वो कितनी होगी, इस 30 का
√3 से क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो यानी कि 15√3 मीटर, और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपसे ये साइड पूछ ली जाती, ये वाली हाइपोटेनियस, तो 30 के सामने कितनी है, 15, तो ये क्या होगा, इसका डबल यानी कि 30 मीटर। तो मैंने आपको दोनों निकाल के बता दी, और यही हमारा आंसर देखो पीछे आया था कितना, 15√3, और यही मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कितना, 15√3। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर इस तरीके से सोल्व करके देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उसका आंसर पता करना है, और आंसर पता करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कितनी जल्दी हम इसका आंसर पता कर सकते हैं। अब देखो सेकंड एग्जांपल, ये एग्जांपल अच्छा है काफी। इसमें कहता है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल। पोल क्या होता है, खंबा। जैसे आपके घरों के सामने बिजली के खंबे लगे हैं मान लो, ठीक है, उसमें खराबी आ गई कुछ, आपने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया, इलेक्ट्रिशियन आया, वो क्या करेगा, ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, बिजली का खंबा है ना, ये क्या है, पोल है। लेकिन जरूरी थोड़ा ही है कि बिजली के खंबे में जो तार वगैरह, जो सर्किट वगैरह लगे होते हैं वो यहाँ पे लगे हैं, ठीक है, इसके क्या लगे हैं, थोड़े से नीचे लगे हैं, इस क्वेश्चन में गिवन है। और उस पोल की हाइट कितनी है, 5 मीटर, यानी कि इस पूरे बिजली के खंबे की हाइट कितनी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हाइट कितनी है आपकी, 5 मीटर है। ठीक है, फिर कहता है वो लड़की है जो इलेक्ट्रिशियन आई है इस खराबी को ठीक करने, सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, यानी कि ये जो खंबा है ना बिजली का, इसको पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंचना, इससे 1.3 मीटर नीचे, यानी कि बताओ ये पूरी 5 है, 1.3 ये होगी, तो बाकी कितनी बच गई फिर ये वाली, यानी कि बी से लेके, मैं ये डायग्राम ऐसे बना देता हूँ, देखो डायग्राम मैं अपने तरीके से आसान करके बना देता हूँ आपके लिए, ऐसे है ये क्वेश्चन, और ये है इसका टॉप, ये है, तो ये तो पूरा कितना है, यहां से लेके यहां तक तो 5 मीटर है, लेकिन आपको 1.3 मीटर नीचे यानी कि इस डिस्टेंस तक पहुंचना है, तो ग्राउंड से ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5 में से 1.3 माइनस कर दो तो कितना आ गया आपका 3.7, 3.7 की हाइट तक ही उसको क्या है, जाना है। ठीक है, अब उसको ये जाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, सीडी की, ये क्या लगा दिया आपने, उसके लिए एक सीडी लगा दी, और उसने कहा आपको कि सीडी कितने डिग्री के एंगल पे लगाओ, उसने कहा कि सीडी को लगाओ 60 डिग्री के एंगल पे, तो ये एंगल कितना हो गया आपका, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ, कहता है वो बिजली के खंभे पे पहुंच जाए तो सीडी की लंबाई बताओ, ये सीडी कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो बस क्वेश्चन खत्म। मैंने तो आपको क्या बताया था, देखो ये परपेंडिकुलर, सीडी की लंबाई को आप क्या मान लो, एल मान लो, एक्स मान लो, एच मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है आपका, साइन थीटा, साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L√3 इक्वल टू 3.7 को 2 से करोगे 7.4, L कितना आएगा आपका 7.4 अपॉन में कितना आएगा आपका √3, √3 की वैल्यू इसने कहा है कितनी 1.73, ऊपर नीचे 100 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये देखो ऐसे अगर समझ नहीं आता तो ऐसे कर दिया करो, 173/100, इस 100 को एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये ऊपर ले जाओ, इसको नीचे कर दो, 740 को आप 173 से क्या कर दो, डिवाइड, तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा 4.28 मीटर, डिवाइड करके देख लेना पॉइंटों में। ठीक है, 4.28 मीटर, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी 4.28 मीटर। एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर आ गया। फिर कहता है आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, अच्छा पोल का फुट कौन सा है, ये जैसे टावर का फुट होता था, इस सीडी को कहते हैं इसके फुट से आप कितनी दूरी पे रखोगे, तो ये डिस्टेंस पे रखोगे आप, इतनी डिस्टेंस पे। ठीक है, ये निकालनी है, इसको क्या मान लो आप, एक्स मान लो। ठीक है, तो आपको इस ट्रायंगल की बात करनी है हमेशा, ए बी सी की, तो बताओ ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो बताओ कितना आ गया, x √3 इक्वल टू 3.7, x कितना आएगा आपका 3.7 अपॉन में √3, 3.7 और √3 की वैल्यू कितनी होगी 1.73। अब आप मेरे को बताओ इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये क्या था 7.4 था ऊपर,
और यहाँ पे ऊपर कितना है 3.7, मतलब इसका आधा है, तो आंसर भी क्या आएगा आधा। 4.28 का आधा कितना होता है 2.14। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो एग्जाम में अगर आ गए तो कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे अच्छा क्या है आपका कि थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन को याद रख लो। अगर यही सेम क्वेश्चन आ गया तो आप इसको याद रखो कि इसका आंसर 4.28 आएगा, ठीक है। और फिर इसका आधा 2 से डिवाइड करोगे, 4 का हाफ कितना होता है 2, 28 का हाफ कितना होता है 14। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसमें कहता है एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन होता है, कोई भी पर्सन जो किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। देखो डायग्राम बना लो आप, ये एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, ये व्यक्ति है एक, ठीक है। तो इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, ये एक चिमनी लगी हुई है यहाँ पे, ये चिमनी कह लो टावर कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो क्वेश्चन में गिवन है वो बोल दो, चिमनी है ये। इस चिमनी से इसकी जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है 28.5 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, इसकी आंख से, अच्छा ये पर्सन खड़ा है, ये लड़की खड़ी है, इसकी आंख तो यहाँ पे है ना, अब ये अपनी आंख से देखेगी टावर के टॉप पे या चिमनी के टॉप पे, ये डायग्राम आप ऐसे बना दिया करो फिर, ठीक है। अब ये यहाँ से देखेगी लड़की इस चिमनी के टॉप पे, एंगल कितना बनेगा ये 45 डिग्री का बन गया। कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, इस चिमनी की हाइट बता दो, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। देखो चिमनी ये पूरी है, ये नाम दे दो ABCDE, नाम कुछ भी दे दो, कोई आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं करने वाला, ठीक है। देखो अगर ये 1.5 है इतनी इतनी, तो ये भी तो कितनी होगी 1.5 ही होगी ना, ये पूरी चिमनी है। अगर आप ये हाइट और निकाल लो यहाँ तक, ये वाली A से लेके B तक, और उसमें 1.5 ऐड कर देना, तो पूरी हाइट निकल जाएगी ना चिमनी की, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बताओ अब ये ऊपर वाली हाइट निकालना तो क्या है मेरे लिए बहुत आसान है, इस हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ h। ये अगर 28.5 है तो ये भी कितनी होगी आपकी 28.5 होगी, ठीक है, ये होगी। अब बताओ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ABE, इस ऊपर वाली ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ठीक है, परपेंडिकुलर ये h अपॉन बेस, बेस कितना है 28.5 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा कितना है 45, तो tan 45 कितना होता है आपका 1, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 28.5 मीटर, यानी कि ये h आया है, ये आंसर नहीं आया, ये h आ गया। पूरी हाइट चिमनी की हाइट, यानी कि हाइट ऑफ चिमनी कितनी आएगी आप मेरे को बताओ, हाइट ऑफ चिमनी, तो देखो 28.5 तो ऊपर तक है और 1.5 नीचे है, तो पूरी चिमनी की हाइट कितनी होगी आपकी 30 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, खत्म क्वेश्चन बस। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, यानी कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है यहाँ तक, इसकी लेंथ या हाइट कितनी है बिल्डिंग की 10 मीटर है। अब ग्राउंड पे एक पॉइंट P है, ग्राउंड पे एक पॉइंट आप P यहाँ पे ले लो, आपने यहाँ से बिल्डिंग के टॉप पे देखा और एंगल कितना बना आपका 30 डिग्री बना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ो, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि ये बिल्डिंग जैसे आप अपने घर के ऊपर झंडा लगा देते हो है ना, फ्लैग लगा देते हो, इस बिल्डिंग के टॉप पर ये फ्लैग लगा हुआ है यहाँ पे, ये फ्लैग, इसको फ्लैग की शेप दे दो, अपने तिरंगे की शेप दे दो, ये क्या लगा हुआ है इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, ये झंडा लग गया। फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ, फ्लैग स्टफ क्या होता है जो ये झंडे की डंडी है, ठीक है, फ्लैग पोस्ट बोल सकते हैं इसको, फ्रॉम P, इसी पॉइंट P से आपने झंडे के ऊपरी सिरे पे यहाँ पे देखा, तो एंगल कितना हो गया आपका 45 डिग्री हो गया। तो बताओ 45 कहाँ पे होगा, ये पॉइंट P से आप कहाँ पे देखोगे यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनेगा ना पूरा आपका, ये जो पूरा एंगल बनेगा ये कंप्लीट, ये वाला, ये कितना है आपका 45 डिग्री है, ठीक है। आपको क्या बतानी है, देखो बिल्डिंग की हाइट तो अपने को गिवन ही है, तो आपसे किसकी हाइट पूछेगा, इस फ्लैग पोस्ट की हाइट पूछेगा, यानी कि झंडे की जो ये डंडी लगी हुई है ना, आपसे इसकी हाइट पूछी जाएगी पेपर में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि ये बिल्डिंग का फुट है और ये पॉइंट P है, आपसे एक तो ये डिस्टेंस पूछी गई है और एक
ये वाली हाइट पूछी गई है, ये वाली, ठीक है, सिर्फ ये। इसको आप क्या मान लो h, और इसको आप क्या मान लो x मान लो, कुछ भी नाम दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर नाम देने से क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब ये p है, इसको q मान लो, इसको r मान लो, इसको s मान लो, कुछ भी नाम दे दो, पॉइंट्स को मैं कहता हूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब आप मेरे को बताओ कहाँ से आप क्या वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहले मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस वाली ट्रायंगल की, क्या, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर मैं बात करूं तो देखना ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपका बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। थीटा कितना है देखो, छोटी ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है, 30 डिग्री। गलती से 45 मत ले लेना वरना गलत हो जाएगा। ये आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x कितना आ गया आपका 10√3, और √3 की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है बताओ, 1.732, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल एक प्लेस आगे सरक जाएगा, यानी कि 17.32 मीटर। x की वैल्यू आ गई, आपने x माना था इसको। बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P से वो कितनी है, 17.32 मीटर। आंसर, एक आंसर तो आ गया। दूसरा क्या रह गया अब आपका, मेरे को बताओ। आप कहोगे जी दूसरा रह गया ये h, ठीक है, ये h कैसे निकाले, अब आप खुद बताओ। देखो अब इस पूरी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल किसमें, एस क्यू पी या पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, नाम कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस जो ये 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है ना क्यू, ये बीच में आना चाहिए। पी क्यू एस कह दो या एस क्यू पी कह दो, एक ही बात है। अब बताओ क्या करोगे इसमें, इसका परपेंडिकुलर कौन सा है आप मेरे को बताओ। टोटल यहाँ एस से लेके क्यू तक, यानी कि इतनी इतनी कितनी एच, और ये कितनी 10, तो टोटल कितना हो गया, ये एच प्लस में 10 हो गया परपेंडिकुलर। बेस कितना है बताओ मेरे को, x इज इक्वल टू 1045, क्योंकि पूरी बड़ी ट्रायंगल में जो एंगल काउंट होगा वो कौन सा होगा, 45, और 1045 कितना होता है आपका, 1 होता है। 1045 1 होता है, तो बस अब क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म। अब आप क्या करो, देखो x की वैल्यू, अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। x कितना आ गया आपका, h प्लस में 10, यहाँ में तो क्या निकालना है, h निकालना है ना। h कितना आ गया यहाँ से आपका, x माइनस 10। अब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो यहाँ पे, ये वाली पुट कर दो आप, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, x माइनस 10, x कितना आपका 17.32 माइनस 10, इसमें से 10 माइनस करोगे तो 7.32 मीटर। तो ये फ्लैग स्टाफ की आपकी क्या आ गई, हाइट आ गई, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों चीजें निकाल के दिखा दी। इस बिल्डिंग की पॉइंट P से कितनी डिस्टेंस है x, यानी कि 17.32, और इस फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है आपकी 7.32। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 5, ये बिल्कुल आसान है और इम्पोर्टेंट है ये सबसे। इसमें कहता है आपको कि द शेडो ऑफ ए टावर, देखो ऐसा होता है जैसे मान लो ये टावर बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, टावर बना हुआ है। इस टावर की धरती के ऊपर क्या पड़ेगी, परछाई पड़ेगी, ये वाली क्या है मान लो इसकी शेडो है। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, मतलब कि टावर खड़ा हुआ है कहाँ पे, ग्राउंड के ऊपर। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, यानी कि टावर की शेडो 40 मीटर लंबी है, किससे, व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। देखो आपको दो एंगल गिवन है, एक 30 एक 60, तो कौन सा 30 होगा कौन सा 60। आपने एक बार आप यहाँ खड़े थे और आपने टावर के टॉप पे देखा, एंगल ये बना, फिर आप चलते चलते यहाँ पे आ गए और आपने टॉप पे देखा, एंगल ये बना। इन दोनों एंगल में से 30 कौन सा 60 कौन सा। आप जैसे जैसे टावर के करीब आते जाओगे एंगल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते ये कितना हो जाएगा 90। तो बताओ 30 कौन सा 60 कौन सा। आप कहोगे जी ये 30 है और ये कौन सा 60। हमेशा लाइन के साथ वाला एंगल क्या होता है, बड़ा। ये हो गया। अब ये कहता है पहले सन का एंगल कितना था इस धरती के साथ, 30 डिग्री था। तो आपने टावर के टॉप पे देखा और फिर आपने 60 डिग्री के एंगल पे देखा, तो इसकी जो परछाई है ना टावर की, वो 40 मीटर क्या होगी, बढ़ गई। मतलब पहले 60 से देखा आपने, फिर 30 से यहाँ जाके देखा, तो टावर की परछाई इतनी होगी अब, है ना। और पहले सिर्फ ये थी, तो कितनी ज्यादा होगी आप मेरे को बताओ पहले से। आप कहोगे जी ये वाली ज्यादा होगी। और ये क्वेश्चन में कितनी गिवन है आपको, 40 मीटर। बस डायग्राम बन गया ना, उसके बाद ये पूरा चैप्टर आपका क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। आपको हाइट निकालनी है किसकी, टावर की। टावर की हाइट को आप क्या मान लो, h मान लो। ये a है, ये b, ये c, ये d, नाम दे दो कुछ भी अपनी मर्जी से, ठीक है। मैंने सबको क्या दे दिया, नाम दे दिया। आपको पूरे टावर की हाइट निकालनी है। देखो ये चीज नहीं है आपके पास, इसको भी आप क्या नाम दे दो, x। तो दो ट्रायंगल का यूज करेंगे, पहले किसमें, इस छोटी ट्रायंगल में, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। मैंने क्या कहा था, टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया करो बिना देखे। परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेनियस कितना है बताओ, एच अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच अपॉन एक्स इक्वल टू 1060, 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एच कितना आ गया आपका x √3, ये आपकी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब कौन सी ट्रायंगल की बात करेंगे बताओ, अब आप कहोगे ए बी डी, पूरी बड़ी ट्रायंगल, पूरी बड़ी इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें बताओ वही फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, टेंजेंट का लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अब की बात देखो ये पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यानी कि x प्लस में 40 इक्वल टू क्या होता है 10 और एंगल कितना है 30, 10 30 की वैल्यू सब जानते हो कितनी होती है 1/√3, तो यहाँ से आप मेरे को बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 40 वो किसके इक्वल आ गया h√3, लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, आप कहोगे जी हमें वैल्यू चाहिए किसकी, h की। अगर आपको h की वैल्यू चाहिए यानी कि x का क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, जिस वेरिएबल का क्वेश्चन में कोई काम नहीं होता ना, आप उसकी वैल्यू निकाल के और पुट कर दिया करो, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ये √3 क्या है नीचे चला जाएगा ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से h/√3, इस x को क्या पुट कर दो आप h/√3 प्लस 40 इज इक्वल टू h√3। अब देखो पूरा क्वेश्चन किस में बन गया आपका, h में बन गया। अब यहाँ से h की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन की इक्वेशन, h/√3 प्लस 40 इक्वल टू h√3, h/√3 प्लस 40 इज इक्वल टू h√3। देखो कोई बच्चा जरा सा भी इंटेलिजेंट है तो यहाँ से वो क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देगा, उसको पता है ये 40 यहीं रखो, h और h वाली टर्म को एक तरफ कर लो, ये प्लस है तो ये उधर आगे क्या हो जाएगी माइनस, दोनों में से आप चाहो तो h कॉमन ले लो, यहाँ से √3 बचेगा और यहाँ से 1/√3। अब इसका क्या ले लो आप एलशियम, √3 क्या आ जाएगा आपका एलशियम, √3 इंटू √3 3 माइनस 1 यानी कि 2h/√3 इक्वल टू क्या बच गया आपका 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 2h किसके इक्वल आ गया बताओ 40√3, h कितना आ गया ये 2 नीचे आ जाएगा आपका, h कितना आ जाएगा आपका 20√3, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। आपको हाइट निकालनी थी टावर की और हाइट कितनी आ गई 20√3। क्वेश्चन सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपके 2 क्वेश्चन तो आएंगे ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से, और एक क्वेश्चन आपका आता है 4 नंबर का, 6 नंबर का चैप्टर है ये। अब ये देख लो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें अब क्या आ गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए क्या किए आपके एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें हल्का सा जो चेंज आएगा वो किसमें आएगा डायग्राम में, बाकी फॉर्मूले के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। तो देखो क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड ऑफ द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या होती है, जिसकी काफ़ी सारी स्टोरी होती है, 5 मंजिला 6 मंजिला 10 मंजिला, जो बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी होती है। वहां से आपने देखा किस पे, एक बिल्डिंग के एक बार टॉप पे और एक बार बॉटम पे एंगल इतने इतने बने, ठीक है। तो देखो क्या था, ये मान लो क्या है एक छोटी बिल्डिंग है, ये एक छोटी बिल्डिंग है, या इधर बड़ी बना लो और इधर क्या बना लो आप छोटी बिल्डिंग बना लो, कैसी बना लो एक ही बात है, ठीक है। ये तो क्या है आपकी एक सिंपल बिल्डिंग है जो कितने मीटर ऊंची है 8 मीटर ऊंची है। ये क्या है आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी। मल्टी स्टोरी को मैंने बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर बैठे हो यहाँ पे, और आपने देखा एक बार इस छोटी बिल्डिंग को, देखो आप इसको ना मिला दिया करो, यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, यहाँ पे बैठे हो आप, यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है। आप लिख लिया करो ताकि आपके दिमाग में डायग्राम बैठ जाए। यहाँ पे आप बैठे हो, बैठे बैठे आपने क्या किया, इसके पहले तो टॉप पे देखा, पहले आप यहाँ पे टॉप पे देखोगे, टॉप वाला एंगल कितना है 30। देखो ये जरूरी है, बच्चे यहाँ पे पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं, पहले टॉप है तो पहले 30 डिग्री एंगल, ये 30 होगा। फिर आपने क्या किया, बिल्डिंग के बॉटम पे देखा, बिल्डिंग का बॉटम कौन सा है ये, यहाँ से बैठे बैठे आप बिल्डिंग के बॉटम पे देखोगे तो एंगल आपका कितना बना बताओ 45, ये 45 है। लेकिन आप कहोगे जी एंगल ऑफ, इसमें तो डिप्रेशन था तो हमने डायग्राम तो एलिवेशन का बना दिया। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ये लाइन ऑफ साइट क्या है, आप इसके पैरेलल बना दो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो बस, ठीक है। अब देखो 45 कौन सा होगा, ये 45 है ना, इस लाइन के अलोंग जाओ, इस लाइन के साथ साथ चलते रहो, ऊपर तक पहुंच जाओ, इस लाइन के बिल्कुल साथ साथ, ये वाला एंगल कितना होगा आपका 45। अब आप कहोगे जी 30 कौन सा होगा, मैं कहता हूँ 30 वाली लाइन कौन सी है, ये इसके साथ साथ चलते जाओ, इसके साथ साथ चलते जाओ, पीछा मत छोड़ना इसका, और यहाँ तक ये कितना हो जाएगा आपका
30 डिग्री। बस डायग्राम बनाना है ये वाला, बाकी इस 30 का और इस 45 का कोई यूज नहीं है, यूज होना है इसका और इसका ही, ठीक है, बस खत्म। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। आपको सबसे पहले ये जो पूरी बिल्डिंग है ना मल्टी स्टोरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी क्या निकालनी है, हाइट। अब आप मेरे को बताओ, अगर ये 8 है, मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी और ई। अगर ये ए बी 8 है आपकी, ए बी और ये सी डी तो क्या है, इक्वल है ना, तो दोनों की दोनों क्या होगी आपकी 8, यानी कि ये भी कितनी होगी आपकी, मेरे को बताओ आप, 8 होगी। तो मेरे को सिर्फ ये और निकालनी है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने h मान लिया। अब मेरा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। अब देखो, दो ट्रायंगल का हम यूज करेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। पहले मैं किस ट्रायंगल का यूज करूंगा, किसी का कर लो, देखो दो बनेगी, एक तो जहां पे 30 डिग्री बन रही है एंगल, तो कौन सी ट्रायंगल है, देखो ई डी ए या ए डी ई, इसको x मान लो, ये x है तो ये भी कितनी होगी x। तो अब क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए डी ई। इस ट्रायंगल की अगर आप बात करोगे तो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h बाई एक्स इज इक्वल टू 1030। 1030 कितना होता है आपका 1/√3। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, h√3। ये क्या आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब किस ट्रायंगल में बात करें, अब इस बड़ी ट्रायंगल में ई सी बी या फिर बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई, इसकी बात करें तो क्या आएगा बताओ। फॉर्मूला हमेशा ही परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस 10 का, इसका परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये पूरा है ना, यानी कि h + 8 और अपॉन में x इज इक्वल टू क्या 1045। 1045 और 1045 कितना होता है आपका 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी h + में 8। अच्छा आपको तो h निकालना है, x की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ, h√3 रख सकते हो ना। ये रहा देखो x की जगह क्या पुट कर दो, h√3। तो h प्लस में कितना आ गया आपका 8। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, देखो h√3 इक्वल टू h + 8 है, h√3 इक्वल टू h + में 8। तो h एक तरफ कर दो, इस प्लस h को इधर लाके माइनस कर दो, तो h कॉमन ले लो, कितना आ गया √3 - 1। h कितना आएगा आपका, इस √3 - 1 को क्या ले जाओ नीचे। देखो एग्जाम में आंसर आप कितना भी छोड़ सकते हो, लेकिन एग्जामिनर आपका 1 नंबर काट लेगा। इससे आगे कैसे सोल्व करना है, रैशनलाइजेशन से। रैशनलाइजेशन क्या होती है, नीचे स्क्वायर रूट आपको नहीं छोड़ना होता, ठीक है। तो ये √3 - 1 है ना, इसको √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 + 1 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि ये आपका 9th क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगी 8 इंटू ऊपर की मल्टीप्लाई कितनी होगी √3 + 1, नीचे फॉर्मूला लगता है a - b a + b, यानी कि a² और माइनस में b²। तो ऊपर आ गया आपका 8 इंटू √3 + 1, नीचे आपका कितना आ गया 3 - 1 यानी कि 2, ये 4 पे कट जाएगा। तो 4 इंटू √3 + 1, ये किसकी वैल्यू आ गई h की। और h क्या है आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई h 4 इंटू √3 + 1। एक आंसर तो आ गया। दूसरा क्या है, आपको एक आंसर निकालना था, निकाल दिया। एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। अब ये देखो डायग्राम मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये दो बिल्डिंग है, एक ये यहाँ पे है फुट और एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ। ये डिस्टेंस हमने क्या मानी थी x, तो आपको क्या निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है। और देखना फर्स्ट इक्वेशन से x किसके इक्वल है h इंटू √3, यानी कि x क्या है बताओ h इंटू √3, और h की वैल्यू तो अभी आपने निकाली है कितनी 4 इंटू √3 + 1, यानी कि h को क्या रखो, देखो √3 तो है ही, इंटू h कितना है आपका 4 इंटू √3 + में 1। चाहो तो इतना ही छोड़ दो या √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 तो बाहर पड़ा रहने दो, √3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, √3 को √3 से करोगे तो 3 और √3 को 1 से करोगे तो √3। तो ये आपका क्या आ गया x आ गया। तो मैंने दोनों आंसर आपको आसानी से निकाल के दिखा दिए, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें क्या कहता है पढ़ो स्टेटमेंट, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। देखो नदी के ऊपर कोई भी ब्रिज बना हुआ है तो थोड़ी हाइट पे बना होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप ये मान लिया करो ये क्या है नदी है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये पुल बना हुआ है, ये पुल बना हुआ है कुछ हाइट के ऊपर। ये हाइट कितनी है क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स, बैंक क्या होते हैं नदी के किनारे, ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि ये यहाँ पे आप बैठे हो मान लो पुल के ऊपर, और आपने एक इस किनारे पे देखा ऊपर से डिप्रेशन बने ना, और एक इस किनारे पे देखा, तो एंगल बने ना डिप्रेशन के वो एक 30 एक 45, किसी को 30 किसी को 45 मान लो,
कोई भी गलती आपकी नहीं होगी। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने हैं तो लाइन ऑफ साइट क्या बना दो, ऊपर बना दो, इस लाइन को आप क्या बना दो, ऊपर। हालांकि यूज कुछ भी नहीं होगा इसका, लेकिन एग्जामिनर नंबर काट लेगा अगर नहीं बनाई तो। देखो ये 45 है, इस लाइन के अलोंग जाओ तो ये 45 होएगा। ये 30 है, इस लाइन के अलोंग जाओ ये 30। यूज कुछ भी नहीं होगा इस 30 45 का, यूज होना है किसका, इसका और इसका। ठीक है, हो गया। अब कहता है इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ब्रिज की इस धरती से ऊंचाई कितनी है, ये 3 मीटर है, तो विड्थ ऑफ द रिवर, इस नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। नदी की चौड़ाई का मतलब देखो, इसको नाम दे लो ए बी सी डी। नदी कहाँ से कहाँ तक है, बी से लेके और डी तक, आपको ये पूरी लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये कितनी है आप मेरे को बताओ। दो ट्रायंगल बन रही है देखो, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इस ट्रायंगल से पहले मैं बात करता हूँ किसकी, ए सी बी। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी लिख लो। ए सी बी ट्रायंगल में फॉर्मूला आपको एक ही लगाना है, कौन सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बताओ, 3, और अपॉन बेस इसको क्या मान लो आप, x मान लो। 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1030 और 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x कितना आएगा आपका, 3√3, x आ गया। अब दूसरी ट्रायंगल में, इसमें ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, देखो इसको क्या मान लो आप, y मान लो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3 अपॉन वाई इक्वल टू 1045। 1045 कितना होता है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y कितना आ गया, 3। अब बताओ नदी की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी है, x प्लस में y, भाई ये और ये दोनों को जोड़ दो तो विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है वो कितनी है, x प्लस में y। x कितना बताओ, ऊपर से देखो 3√3 प्लस में y कितना, 3। चाहे तो इतना छोड़ दो या दोनों में से 3 कॉमन ले लो, यहाँ से √3 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 1। तो इतने मीटर ये नदी की क्या है, आपकी चौड़ाई है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये थे आपके सारे के सारे बेसिक्स इस चैप्टर के और सातों के सातों एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी 16 क्वेश्चन की 8-8 क्वेश्चन करके पूरी कवर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।